हेलो साथियों, आप हैं आपके अपने चैनल सार्थक सृष्टि पर और आज हम बात करने जा रहे हैं मनी मैनेजिंग टूल की। साथियों, हम सभी के पास किसी न किसी बैंक में सेविंग अकाउंट जरूर होता है और जो हमारे बिजनेस करने वाले साथी होते हैं उनके करंट अकाउंट जरूर होते हैं। जो सेविंग अकाउंट होता है इससे हम अपने दैनिक खर्चों की पूर्ति करते हैं। इसमें से जब मन करता है हम अपने पैसे को निकालते हैं, खर्च करते हैं। इसमें इसकी इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी होने के कारण ही ये थोड़ा सा हमारे लिए उतना बेनिफिट नहीं हो पाता है। हमें लगता है कि अगर हमें मान लीजिए कि 10,000 के फ़ोन से हमारा काम चल सकता है, पर हमारे अकाउंट में पैसे होने के कारण, क्योंकि हम उसे कभी भी निकाल सकते हैं, हमें लगता है कि अगर हम थोड़ा और महंगा ले लेते हैं, इसके चक्कर में हम 10 की जगह कभी कभी 30-40 हज़ार रुपये का भी फ़ोन ले लेते हैं। ये बैंक किसी न किसी भी बैंक में होता है और बैंक में जो भी हमारे पैसे जमा होते हैं 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है। तो एक प्रकार से हमारे पैसे पूरी तरीके से सेविंग और पूरी तरीके से सेफ हैं। लेकिन क्या होता है कि उसकी लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हम कभी भी निकाल सकते हैं। इसकी वजह से हमारी कभी भी उतनी अच्छी सेविंग नहीं हो पाती है। अगर हम उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ही रखे रहने देते हैं तो हमें उतनी अच्छी सेविंग नहीं हो पाएगी कभी भी। तो हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए और उसको इंक्रीज करने के लिए उस पैसे का एफडी करते हैं या फिर आरडी करते हैं। अगर हमारे पास अचानक से काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं तो उसको हम फिक्स डिपॉजिट के रूप में बैंक में जमा करते हैं, जिसपे कि हमें जो ब्याज होता है वो सेविंग अकाउंट से थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। या फिर हम उसको, अगर हमारे पास छोटे छोटे थोड़े थोड़े रुपए हर महीने अगर हम जमा करते हैं तो वो रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में, आरडी के रूप में बैंक में जमा करते हैं और हम 1, 2 या 3 साल कितने भी टाइम के लिए उसको आरडी के रूप में जमा करते हैं। इसको हम जब चाहें तब तो नहीं निकाल सकते, पर फिर भी इसमें लिक्विडिटी बनी रहती है और हम मतलब कुछ ही दिनों के बाद इसके पैसे हमारे जो सेविंग अकाउंट में वो आ जाते हैं। एफडी या आरडी करने से ये कि हमें थोड़ा सा ब्याज ज़्यादा मिल जाता है और हमारे पैसे काफ़ी समय तक सुरक्षित भी रहते हैं। इसके बाद हम में से काफ़ी लोग जो है पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्ट करते हैं। ये दोनों ही योजनाएं सरकार द्वारा 100% गारंटीड रहती हैं। जो पीपीएफ है, इन दोनों का जो ब्याज रेट है ये काफ़ी ठीक रहता है। जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट रहता है इसमें तो सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं उनमें सबसे ज़्यादा ब्याज जो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट में मिलता है। लेकिन ये सिर्फ 10 साल तक की गर्ल्स चाइल्ड के लिए ही खोला जा सकता है। जो पीपीएफ है इसमें लॉक इन टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, 15 साल। और जो सुकन्या समृद्धि है इसमें भी पैसे जमा करने की अवधि 15 साल है और निकालने की अवधि तो 21 साल है। इसके बाद हम में से अधिकतर लोग किसान विकास पत्र या नेशनल सर्विस सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते हैं। एक समय था जब किसान विकास पत्र या एनएससी के माध्यम से हमारे पैसे बहुत ही जल्दी, लगभग 5-6 1 साल में डबल हो जाते थे। लेकिन आजकल जो ये पैसे दुगने करने की अवधि है ये 10 से 11 साल के बीच में रहती है अधिकतर समय। ये जो केवीपी है या एनएससी है ये भी पोस्ट ऑफिस में खुलवाए जाते हैं और सरकार द्वारा 100% गारंटीड होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इंश्योरेंस की। हम में से अधिकतर लोगों ने किसी न किसी कंपनी द्वारा इंश्योरेंस कराया जाता है। पहले तो सिर्फ एक इंश्योरेंस की एक ही कंपनी हुआ करती थी, पर आज 23 से भी ज़्यादा इंश्योरेंस की कंपनियां हैं और हम उसमें विभिन्न योजनाओं में इन्वेस्ट करते हैं। इंश्योरेंस में हम क्या करते हैं कि एक रेगुलर इंटरवल में कुछ ना कुछ प्रीमियम जमा करते हैं और उसकी जो मैच्योरिटी अवधि होती है ये काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। इसी कारण से जो हमारा पैसा है ये इंश्योरेंस में काफ़ी हद तक सुरक्षित रहता है। तो पीपीएफ, केवीपी या इंश्योरेंस ये काफ़ी लंबी अवधि की योजना है और इसमें हम इन्वेस्ट अपने जो लॉन्ग टर्म के गोल होते हैं उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं। जैसे कि अगर हमारे बच्चों की पढ़ाई, हायर एजुकेशन हो गया या फिर उनकी शादी होगी तो उनके लिए इन योजनाओं में इन्वेस्ट किया जाता है, ताकि क्योंकि ये जो हमारी योजना है ये 100% गारंटेड प्रूफ रहती हैं। मतलब कि इसमें आपका पैसा जो है वो हमेशा बढ़ना ही है, कभी भी घटेगा नहीं या फिर कोई उसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने से एक प्रकार से आपका जो है इंश्योरेंस भी हो जाता है। इसमें इंश्योरेंस में आपके 3 फायदे हो जाते हैं। एक तो आप जो भी इंश्योरेंस करते हैं वो टैक्स फ्री रहता है, ऊपर से किसी न किसी जिस भी व्यक्ति के नाम पर इंश्योरेंस किया जाता है उसका इंश्योरेंस भी काफ़ी ठीक अमाउंट का होता है और जो आपकी मैच्योरिटी धनराशि है वो भी काफ़ी ठीक अमाउंट की और एक लंबे समय के जो आपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए सोचा होता है उसमें आपको मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड की। जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं और बहुत ही जल्दी ज़्यादा पैसे की इच्छा रखते हैं तो उनके लिए स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड
काफ़ी अच्छा बेहतर विकल्प रहता है। लेकिन ये आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है। स्टॉक मार्केट में तो आप हर एक दिन भी, कभी कभी क्या होता है, अगर किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है तो हर दूसरे दिन भी इसमें पैसे आपके दुगने तक भी हो जाते हैं, और कभी कभी वो दुगने से काफ़ी कम भी हो जाते हैं। मान लीजिए कि अगर हमने स्टॉक मार्केट में किसी दिन 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया है तो वो 100 रुपये भी आ सकते हैं और 2,000 या 3,000 भी बन सकते हैं। इसलिए काफ़ी ज़्यादा हाई गेन है तो हाई रिस्क भी है। म्यूचुअल फंड इस प्रकार से थोड़ा सा सुरक्षित रहता है, क्योंकि इसमें जो हमारी तरफ से कुछ कंपनियां होती हैं जो कि काफ़ी सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करती हैं। मान लीजिए कि हमने 1,000 रुपये किसी कंपनी को दिए तो वो 10 कंपनियों में 100 रुपये करके इन्वेस्ट कर देगी। तो इस प्रकार से हमारा रिस्क भी थोड़ा सा घट जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉफिट भी घट जाता है। और अब बात करते हैं हम अपने पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट करने की। इंडिया में जो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का कल्चर है ये काफ़ी पुराने ज़माने से रहा है, और ये काफ़ी काफ़ी लोग इसमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने से क्या है कि गोल्ड के रेट हमेशा बढ़ते हैं, और सोने में जो इन्वेस्ट करना है ये भारत में महिलाओं का खासतौर पे शौक भी रहता है। तो इस प्रकार से हमारे पैसे बढ़ते भी हैं और सुरक्षित भी रहते हैं। और अब कुछ कुछ व्यक्ति क्या होते हैं कि अपने पैसे को लैंड या फ्लैट खरीदने में भी इन्वेस्ट करते हैं। लैंड के रेट भी सामान्य परिस्थिति में हमेशा बढ़ते ही रहते हैं और काफ़ी हद तक सुरक्षित भी रहते हैं। बस इसकी लिक्विडिटी काफ़ी धीरे रहती है, मतलब कि अगर आपको इसमें से कभी पैसे बेचकर तुरंत ही निकलना हो तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जबकि जो सेविंग अकाउंट होता है ये इसमें से आप कभी भी पैसे निकाल या जमा कर सकते हैं। और जो एफडी, पीपीएफ, केवीपी, इंश्योरेंस, ये सब सरकार द्वारा गारंटीड स्कीम्स हैं। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में काफ़ी रिस्क रहता है लेकिन काफ़ी गेन भी मिलने की संभावना रहती है। तो ये थे मैनेजिंग टूल। और अब हम बात करते हैं सेविंग के गोल्डन रूल की, 50, 30 और 20 की। जी हाँ, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट कहते हैं कि हमें अपने जो मंथली इनकम होती है उसका 50% हिस्सा अपनी दैनिक खर्चों की पूर्ति के लिए करना चाहिए। 30% हिस्सा जो हमारे शौक रहते हैं, कि अगर हम चाहें तो छोटा सस्ता मोबाइल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर महंगा मोबाइल, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल, इसी प्रकार से हम हर प्रकार से जो 30% हिस्सा अपने शौकों की पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं। और जो 20% हमारी कमाई का बचता है उसको हमेशा इन्वेस्ट के रूप में करना चाहिए, मतलब उसको अपने सेविंग अकाउंट में ना रखकर जो हमने बाकी की स्कीम बताई थी उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें भी जो हमारा 20% इन्वेस्ट वाला पोर्शन था उसको भी इन्वेस्ट करने का एक गोल्डन रूल कहलाता है 80 और 20। जी हाँ, जो हमने 20% सेविंग करनी है उसमें क्या कर सकते हैं, ये हर एक इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है कि वो 80% अपने सेविंग वाले हिस्से को किस रूप में करना चाहता है। उसको गारंटीड वाले रूप में रखना चाहता है या फिर उसको रिस्क वाले या फिर हाई गेन में रखना चाहता है। तो हमारे में से इंडिया का अभी तक का जो कल्चर रहा है वो 80% अपने सेविंग को हमेशा गारंटीड वाली इनकम में ही रखते हैं, और 20% को ही रिस्क फैक्टर में रखने के लिए अभी भी धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। मतलब कि आप 80% भाग को तो अपने पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, इंश्योरेंस या फिक्स डिपॉजिट, आरडी में रखते हैं, और 20% को म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में लगाते हैं। भारत में अभी तक का कल्चर यही है, पर ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इसमें जो रिस्क लेने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, अपना 80% हिस्सा तक भी म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में लगा देते हैं, और सिर्फ 20% हिस्सा ही अपने पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, इंश्योरेंस सेक्टर में लगाते हैं। तो ये आपके इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं और कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, या फिर आप बिल्कुल शांति से 15-20 साल इंतजार करके और काफ़ी गारंटीड इनकम कमाना चाहते हैं। और अब बात करते हैं हम बैंक द्वारा किसी भी व्यक्ति को एक कितनी उसको लोन की राशि दी जा सकती है। तो बैंक क्या कहता है कि अगर आपकी इनकम 1,00,000 रुपये है तो आपको 50,000 रुपये तक की अगर आपकी मंथली ईएमआई बनती है तो उतना आपको लोन दिया जा सकता है। तो मतलब आपकी मंथली सैलरी का 50% तक का आपको लोन दिया जा सकता है। ये बैंक के हिसाब से जो स्टैंडर्ड है वो कहते हैं। पर जो प्रैक्टिकल हमारे जो एक्सपर्ट कहते हैं कि प्रैक्टिकल तौर पर आपको अपनी मंथली इनकम का 35% से ज़्यादा कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए। इससे आप बिल्कुल रिलैक्स फील कर सकते हैं और आपकी कभी भी कोई टेंशन नहीं है। अगर आप 35% ज़्यादा लोन ले लेते तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये थी जानकारी मनी मैनेजिंग टूल की। थैंक्स फॉर वॉचिंग सार्थक सृष्टि, ज्ञान बदलते भारत का।